Autism, it's a characteristic of your personality. But this is not your personality. मिलिए मिस मयूरी रामदासी से, जो हैं ग्लोबल स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट और साथ ही अरूला फॉर ऑटिज्म की फाउंडर। इन्होंने अभी तक हजारों न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की लाइफ अपने आरूला मेथड्स के थ्रू न सिर्फ आसान बनाई है, बल्कि घर बैठे पेरेंट्स के लिए होम बेस्ड मॉडल की शुरुआत करी है, जिससे हर पेरेंट अपने बच्चे के प्राइमरी थेरेपिस्ट बन सके। Things parents can do to be mentally ready and to not fall in denial. Seeking the right help at right time is most important. आज व्हाट द हेल्थ पॉडकास्ट में ये बात करेंगी उन सभी फैक्ट्स और साइंस के बारे में जिसे किसी भी पेरेंट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप भी अपने बच्चे के स्पीच डिले या डेवलपमेंटल माइलस्टोन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और उन्हें करीब से समझना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो बात नहीं करता है। 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, मम्मा जब कहती है अले मेरे सोना कैसा है तू, तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। अगर मुझे बच्चे का स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप करना है, द वेरी इंपॉर्टेंट सेंस इज India में it is not just about the kid and parents. You're dealing with denial of grandparents. हमारे घर में तो किसी को कुछ नहीं है, ओवर बिंदास हो रहते हैं। मतलब अगर वो मदर भी ऑब्जर्व कर रही है, अरे 1 साल का हो गया बच्चा बात नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, अरे रुक कुछ नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। वहाँ पर तो मुझे कभी कभी लगता है पेरेंट्स को कान पकड़ना बहुत जरूरी है। दिस कैन बी एन अलार्मिंग साइंस टुवर्ड्स समथिंग। What is the guiding principle for school? Parents are obsessed with schooling. One has to understand the role of school, what age child has to. जब घर में बच्चा होता है तो फैमिली का ये होता है कि बच्चा बोलेगा कब, एंड स्पेशली फर्स्ट मदर्स एक माइलस्टोन पे रहते हैं कि ये चार्ट है, ये टाइम पे बोलना है। तो बहुत सारे बच्चे जब टाइम पे नहीं बोलते हैं, डू दीज काइंड ऑफ किड्स ऑल्सो कम टू यू? Definitely. But here I want to narrate one experience. I remember here one song, एक गाना मुझे याद आ रहा है जो मेरी माँ जो है वो हमेशा मेरे लिए गाया करती थी। Whenever she used to cuddle me, whenever she used to pamper me, whenever she used to make me eat, मतलब खाना खिलाते वक्त, सुलाते वक्त, नहलाते वक्त, सब टाइम पे she used to sing this song. The song is very simple. It goes this way. Though I'm not a very good singer, but I would like to sing. It is in my mother tongue, Marathi. It goes like this. देव जरी मज कधी भेटला, माग हवे ते माग म्हणाला, म्हणेन प्रभु रे माझे सारे, जीवन देई मम बाळाला, देव जरी मज कधी भेटला। मतलब मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग इज वेरी सिंपल। ऐसी हमारे आपकी तरह एक कॉमन मदर ऐसा सोचती है कि अगर कभी किसी वक्त ये भगवान जी मेरे सामने आ जाए और मुझे उन्होंने पूछा कि हे बच्चा तुझे क्या चाहिए, तू जो मांगेगी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, तो वो जो कॉमन मदर है मेरे जैसी और जो देख रही है आज मुझे, वो कहेगी कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, बट मेरे बच्चे हैं या फिर मेरा बच्चा है, जस्ट फुलफिल ऑल हिज विशेस। उसे जो चाहिए, जो कुछ अच्छा मांग रहा है, वो जो कुछ अच्छा है उसके लिए, वो सब कुछ उसे दे दीजिए। मतलब आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन एंड दिस इज द कॉमन इंस्टिंक्ट, नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी मदर, दैट शी डजंट वांट एनीथिंग फॉर हरसेल्फ, शी वांट्स हर चाइल्ड टू प्रोग्रेस ऑल द टाइम, और एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द चाइल्ड एट एनी पॉइंट इन लाइफ, शी इज वरीड एंड शी इज शैटर्ड। तो ये जब आपने बात की अभी कि स्पीच डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हर बच्चे के लाइफ में। हर बच्चे के बोलेगा कब, क्योंकि वो पहले शब्द सुनने के लिए सब ऐसे क्या कहते उतावले हुए रहते हैं, घर के सारे फैमिली मेम्बर्स। लेकिन कभी कभार समथिंग समवेयर गोज रॉन्ग और वो पहला शब्द ही नहीं आ पाता। कभी कभी ये पहला शब्द आता कब है, अराउंड 1.5 years ऑफ एज, तब जाके टेंशन शुरू हो जाती है। बच्चा मेरा नॉर्मली बात नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट कॉलिंग मी ममा, क्योंकि दैट वन वर्ड ममा, माँ, वो सुनने के लिए एवरी मदर इज एंग्शियस।
That when she doesn't see that my child is not speaking, so that alarms. That's an alarming sign और red flag जैसा वो feel करते हैं. And that is the time, usually around 1.5 years, 2 years, जब बच्चा बात नहीं करता, तब पेरेंट्स सर्च करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट के लिए. आई थिंक बहुत बार पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, आई एम श्योर पीडियाट्रिशियंस रेफर करते होंगे आपके पास बच्चे. इज दैट हाउ जनरली इट वर्क्स? Generally, pediatrician is the core, I will say, professional involved in this. Knowledge of every pediatrician, knowledge of every doctor, मे भी वो जनरल फिजिशियन. अभी देखो बड़े बड़े शहरों में पीडियाट्रिशियन जैसी चीज़ें हैं. कभी कभी बहुत छोटी से गाँव में फैमिली फिजिशियंस रहते हैं जो 1.5 साल में घर के जैसे रहते हैं, तो उनको पूछा जाता है पहले जो भी ट्रबल होता है. सो दीज आर द पीपल हु आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. वहाँ जाकर पहला सवाल पूछा जाता है कि माई चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग, क्या सो करें? फॉर क्या करें. मैं नहीं कहूँगी दुख होता है, लेकिन एक थोड़ा बुरा लगता है कि अभी भी प्रोफेशनल्स के भीतर भी अवेयरनेस टुवर्ड स्पीच डेवलपमेंट इज लैकिंग. मतलब अगर 1 साल का बच्चा बात नहीं कर रहा है और पेरेंट्स जाते हैं, विजिलेंस होता है उनमें, वो जाते हैं पूछते हैं डॉक्टर्स को कि क्या करें, तो बहुत से बार ऐसी सलाह दी जाती है कि बोलेगा, वेट. कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, तो वो भी बोलेगा. जहाँ पर अवेयरनेस है, पीपल आर अवेयर, डॉक्टर्स आर अवेयर, वो तुरंत रेफर करते हैं टू द स्पीच थेरेपिस्ट और whoever is इन्वॉल्व, उसके बाकी के प्रॉब्लम्स वगैरह देखकर कंसर्न थेरेपिस्ट को. लेकिन ये प्रॉब्लम इन द कंट्री लाइक इंडिया वी आर स्टिल फेसिंग. मयूरी जी, क्या एज एज अ स्पीच थेरेपिस्ट आप रेकमेंड करेंगे टू ऑल पेरेंट्स हु आर हैविंग बेबीज इन देयर हाउस व्हेन टू अप्रोच अ स्पीच थेरेपिस्ट? वेरी गुड क्वेश्चन सलोनी. यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जानना कि अगर बच्चा मेरे घर में आया है, इफ़ आई एम अ मदर, इफ़ आई एम अ फादर, सो व्हाट एम आई सपोज टू एक्सपेक्ट इन माई चाइल्ड्स डेवलपमेंटल स्टेजेस. मतलब डेवलपमेंट की स्टेजेस पता होना बहुत ज़रूरी है. मैं हमेशा कहती हूँ यंग मॉम्स को, यंग डैड्स को, सी यू ऑल आर क्वालिफाइड, अच्छे पढ़े लिखे हो, एक इतना तो जानते हो कि एक डिग्री जब लेते हो, एक कोर्स करते हो या फिर एक डिग्री लेनी है, तब जी जान से पढ़ाई करते हो, दिन रात एक करते हो, करियर के लिए कॉन्शियस रहते हो, सब कुछ अचीव करते हो. फॉर दैट यू डू रिसर्च, यू गेन नॉलेज, यू गेन द विजडम एंड यू गिव द एग्जाम एंड डू. तो पेरेंटहुड एंड आई विल से मदरहुड, फादरहुड, पेरेंटहुड, ये छोटी सी ऐसी एक एग्जाम की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? मतलब क्या है कि अगर पढ़ाई मुझे करो. बच्चा हुआ है तो थोड़ा सा स्टडी, और ये स्टडी क्या बहुत, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अब मेरा बच्चा 3 महीने का है, तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट इन माई चाइल्ड? क्या माइलस्टोन्स आने चाहिए? डेवलपमेंटल स्टेजेस को ही हम यहाँ पर माइलस्टोन्स कहते हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र में एक पर्टिकुलर चीज़ बच्चा जब करता है, दैट मीन्स ही इज़ फॉलोइंग इन टू दैट माइलस्टोन, ही इज़ शोइंग दैट माइलस्टोन, चलो गो अहेड. ये थोड़ा, इसका थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. जो पेरेंट्स, जो कपल्स है या डिज़ायरस है कि अभी बच्चा हमें होना है या फिर हो गया है, बच्चे के माता पिता है, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हियर आई वॉन्ट टू से कि देर आर certain things when it comes to speech development, as something called as speech milestones are there. The visible symptom that you see at around 1 year age, 1.5 years, कि बच्चा बोल नहीं रहा है, but that is the gross milestone that you are seeing. लेकिन हिडन कितने सारे माइलस्टोन्स हमने मिस किए हैं उसके फर्स्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट में. ये सोचना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम डीप डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो ऐसे दिखते नहीं है कि ये पर्टिकुलर है. देयर आर समथिंग कॉल्ड एज लिसनिंग स्किल्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो बात नहीं करता है. 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, मम्मा जब कहती है अली मेरे सोना कैसा है तू, तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, वो स्माइल देने लगता है, जिसे हम सोशल स्माइल कहते हैं, जिसे हम टारगेटेड स्माइल भी कहते हैं. लेकिन ये सब शुरू होता है. हैव यू मिस दैट? क्या हमने वो मिस किया है क्या? उस पर देखना. मतलब हर एक स्टेज को, बच्चा 7 महीने का है,
बैबलिंग स्टेज शुरू हुई, बब्बा बब्बा ला 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 ला, बहुत आवाज़ें निकालता है बच्चा। लोकलाइजेशन उसका बहुत फर्म हो जाता है, कहीं से अगर आवाज़ आ जाए तुरंत अलर्ट हो जाता है। एक्सप्रेशंस के चढ़ाव उतार को समझने लगता है। 7-8 महीने का बच्चा भी जब मम्मा कहती है हाँ चुप बैठो, उसके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। सो दैट दोज थिंग्स वेदर माई चाइल्ड इज शोइंग और नॉट। बच्चा 10-12 महीने का हो गया है, छोटे छोटे कमांड्स फॉलो करना शुरू हुआ। ये मोबाइल डैडी को दे दो, आ जाओ इधर आ जाओ, मेरे गोदी पर बैठो, पानी का ग्लास रखो वहाँ पर और पानी ले लो, पानी पियो। अच्छा, ये छोटे छोटे कमांड्स क्या बच्चा फॉलो करने लगा है। तो इन जिसे हम डीप डेवलपमेंट कहते हैं, डीप डेवलपमेंट, दीज आर नॉट वेरी रॉबस्टली सीन, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा टाइम पर बोलने लगे, टाइम पर वो डेवलप होए उसका स्पीच, सो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सब निकल जाता है हाथ से एंड ओनली अराउंड 1.5 years 1 years पे कंप्लेंट लेकर आते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा। बट दैट इज़ अ राइट टाइम, आई विल नॉट ए दिस इज अ डिले, दैट्स अ राइट टाइम टू गिव इट टू गेट द थिंग्स, द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। 1-1.5 साल का बच्चा जब कुछ डायग्नोस होता है विद सम न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन या फिर सम कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीच लैंग्वेज, द प्रोग्नोसिस इज वंडरफुल। प्रोग्नोसिस यानी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं बच्चे में फास्ट, क्योंकि पहले 3 साल जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है क्रिटिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जहाँ पर प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन इज अमेजिंग, फटाफट चीज़ें होने लगती है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बच्चे डेवलप नहीं होंगे या फिर जो बड़े हैं उनमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगे। मुझे कहने में बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि मेरा सबसे छोटा बच्चा अरुला में इज़ 9 months और सबसे बड़ा बच्चा 29 year old है, यंग अडल्ट, बट बोथ आर डेवलपिंग, बोथ आर डूइंग प्रोग्रेस। सो आई ऑलवेज से व्हाट कार्वर सेज, स्टार्ट where you are and start with what you have. And start progressing from there. Exactly. आपने कहा neurodivergent. Can you explain what do you? There's a word. There's neurodivergent. There's neurotypical. ये सारे terms घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनके घर में ये नहीं है, वो awareness नहीं है कि ये क्या होता है. So if you can just explain that a little bit. जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया कि माइलस्टोन्स, ओके, पर्टिकुलर वो माइलस्टोन्स जब अचीव करता जाता है बच्चा और डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीटली जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे ग्रास्प करके उसको आगे आगे चलता है, तो वो बच्चा एक न्यूरोटिपिकल वे में डेवलप हो रहा है, ऐसे हम कहते हैं। ओके, वेरी सिंपली आई एम एक्सप्लेनिंग। न्यूरो डाइवर्जेंस यानी हम कहते हैं कुछ अलग है, नॉर्मल से थोड़ा अलग बात है, अलग अलग होता है, टिपिकल से अलग है। आजकल ऐसे नहीं, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल और एबनॉर्मल ये वर्ड्स यूज करना वी डोंट प्रेफर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन है, थेरेपीज है, उसके वजह, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एबनॉर्मल, डिफरेंट, दैट इज द वेट। मेरा बच्चा थोड़ा अलग है। वो हनुमान की मूवी मैंने देखी थी, एक ये आई थी एनिमेशन मूवी, वो हनुमान ऐसे नॉर्मल बच्चा बनकर आता है अर्थ पे, धरती पे, और एक नॉर्मल कॉमन मदर की माँ के साथ वो बड़ा होता है। तो उसके फ्रेंड में से एक फ्रेंड हमेशा कहती रहती है कि मारुति थोड़ा डिफरेंट है, मारुति थोड़ा डिफरेंट है। मतलब क्या है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस चलते चलते कुछ स्टेजेस मिस होना या फिर किस चीज़ों को अलग से प्रेजेंट करना, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ स्टेजेस, कुछ माइलस्टोन्स को कुछ अलग से प्रेजेंट करना, ऐसा जब हम देखते हैं बच्चों में तो उसे न्यूरोडाइवर्जेंस कहते हैं। बच्चों के मामले में बहुत बार बच्चों से ज़्यादा थेरेपी, टीचिंग, काउंसलिंग पेरेंट्स की करनी पड़ती है। एंड आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया होगा जब पेरेंट पहली बार स्पीच को लेके आपके पास आ रहा है, मे बी दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाइंग और अ डायग्नोसिस हैपनिंग कि यू नो न्यूरोडाइवर्जेंस है किसी तरीका का या कोई प्रॉब्लम है। आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स कैसे मेंटली प्रिपेयर्ड और कैसे तैयार है? आपने एक पॉइंट बहुत सही कहा कि रिसर्च करें, पढ़ें, माइलस्टोन्स को ट्रैक करें ताकि आप सही टाइम से यू नो हेल्प ले सके। सो दैट्स वन पार्ट, बट फॉर पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस और दे आर सीइंग कि उनके बच्चे में ये इशू नहीं है, व्हाट आर द थिंग्स
we as parents can do to be mentally ready to seek help and to not fall in denial, for example? The most important thing every parent has to do is be a very good and keen observer of your child's development, of your child. That is one thing. और डिनाइल कॉमन है ना. सी, आज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस तरीके के, वहाँ पर एक मदर साइड होती है, एक फादर साइड होती है. तो पहले जब ऐसा कुछ अलग दिखने लगता है या फिर कुछ समझने लगता है, तो फर्स्ट तो डिनाइल आता था इन दिस सेंस कि हमारे घर में तो किसी को कुछ नहीं है, मेरे साइड में नहीं है, आपके साइड में नहीं है, तो हमें कैसे? वाई माई चाइल्ड? द क्वेश्चन इज वाई मी. दैट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओवरकमिंग डिनाइल is very important. And overcoming denial doesn't only happen only with the help of counseling. वहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी हमें पेरेंट्स को या हर पेरेंट को समझनी चाहिए कि एक्सेप्टेंस के ऊपर थोड़ा काम करना ज़रूरी है. बिकॉज सी, थिंग्स आर वेरी सिंपल. इफ़ यू एक्सेप्ट एट राइट टाइम द थिंग्स आर द कंडीशन, द डिवास्टेटिंग ट्रेट्स ऑफ कंडीशन, दे आर इजीली रिवर्सेबल. मतलब अगर 1 साल के बच्चे में मैं देखता हूँ कि है कंसर्न, मुझे लगता है या फिर हो सकता है आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है. आज की तारीख में क्या है कि अबाउट 95% ऑफ स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले इज गेटिंग डायग्नोस्ड इन द फ्यूचर एज एन ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. सो दैट इज द, यू कैन से, ट्रुथ ऑफ द, रादर दैट इज द फैक्ट. तो पहले वही होता है कि बच्चा जब वो गूगल करता है, कोई फादर, गूगल बाबा तो बहुत ज्ञान देते रहते, तो वो पहले डाल देता है कि माई चाइल्ड इज नॉट स्पीकिंग, व्हाट कुड बी द डायग्नोसिस, तो ऑटिज्म आ जाता है. तो ये बहुत कॉमन हो गया है. मतलब ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट आई विल से, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट दिस थिंग्स आर देयर. लेकिन फिर जब ये सुनता है कोई पिता या फिर वन फादर और मदर, फर्स्ट तो डिनाइल में जाते कि हमारे साइड, वो देखते हैं ऑटिज्म में ये जेनेटिक बेस है, हेरिडिटी है, ऐसा है वैसा, हमारे यहाँ कोई नहीं है. इससे 2 चीज़ें होगी. डिनाइल अगर करोगे, डिनाइल फेज में जाओगे और कुछ नहीं करोगे और इसे सिंपली इग्नोर करोगे, तो यू हैव टू गो अहेड विथ लॉट ऑफ लॉस. मीन्स स्टेजेस मिस आउट होना. क्योंकि ब्रिजिंग द गैप इज द एम ऑफ द थेरेपिस्ट. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द माइलस्टोन्स, this is the aim. You are losing that. You are not having a mentor. You are not having a guide. You are losing that part. तो वो चीज़ें होगी कि बच्चा डिले होता जाएगा. सेकेंड थिंग होगी, अगर एक्सेप्ट डिनाइल में थोड़ा सा वर्कआउट किया कि भाई ठीक है, आई एम सस्पेक्टिंग, आई एम नॉट कन्फर्म और समथिंग, बट आई एम सस्पेक्टिंग. अगर है तो किसी एक्सपर्ट को दिखाने में क्या जाता है, किसी नॉलेजेबल पर्सन को, किसी एक्सपर्ट को इस फील्ड के दिखाने में, उन्हें शो करने में, उन्हें अपना कंसर्न्स बताने में क्या जाता है. उससे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिजिंग द गैप विल बी ईजियर, स्मूदर. और 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा नॉट स्पीकिंग, उसका डेवलपमेंटल एज है 2 साल का, क्रोनोलॉजिकल एज, लेकिन उसका लैंग्वेज एज है 1 साल का. तो जो ब्रिज करना है गैप को 1 साल के, वो आसान हो जाता है. वो कम है, वो डेल्टा. कम है. जितना कम हो उतना बेटर. इट ऑलवेज कंपेयर कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है बच्चे की और उसकी लैंग्वेज और डेवलपमेंटल एज क्या है. तो दैट वे दैट ब्रिजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स नॉट दैट कि द ब्रिजिंग विल टेक, जैसे अगर डिफरेंस इज फॉर 1 ईयर तो ब्रिजिंग ऑल्सो विल टेक 1 ईयर. इट्स नॉट लाइक दैट. कभी कभी 3-4 महीने में वो ब्रिज हो जाएगा और कभी कभी शायद उसे 1.5 साल भी लगे, 2 साल भी लगे. सो इट डिफर्स, बट सीकिंग द राइट help at right time is most important. And it's not only a advice of a global speech language therapist. It's an advice of a proud autism mother whose daughter is on autism spectrum, 17-year-old, very good orator, very good narrator, excellent debater, eminent speaker, scored 89% in her boards exam, and now pursuing her career in psychology. So why am I describing all these things? The age of picking up the child of my daughter own, it was 5 months. When she was 5 months old, that thing came into mind. Something is lacking. Something is getting delayed. उतना विजिलेंस मैं नहीं कहूँगी कि 5 महीने में 6 महीने में आए, लेकिन 1-1.5 साल में तो आ सकता है ना. That vigilance has to be created. And then if you start at right time with the right approach, miraculous results you see in the future.
and the future is so, you can say, progressive for that child also. थैंक्स फॉर शेयरिंग राइट आई डिडंट नो दैट थोड़ा ऑटिज्म पे भी बात करना चाहती हूँ एज पेरेंट्स व्हाट आर द थिंग्स we can do, and a lot of people who are listening might not be parents, but हम सबके जान पहचान में एक कहीं ना कहीं वो किड है जो स्पेक्ट्रम में है. सो एज नेबर्स, एज सोसाइटी, एज समटाइम्स कोवर्कर्स, हमारे ऑफिस में कोई है जो होगा, या हमारे बिल्डिंग में कोई है, व्हाट आर द थिंग्स from the sake of awareness you would want to share about autism? First of all, symptoms of autism or its characteristics that one must know. कि when I say the child might be on autism spectrum, तो कौन सी कॉमन चीज़ें हैं वो आप क्विकली ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे में. ओके, द वेरी फर्स्ट सिम्टम इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. व्हेन आई से कम्युनिकेशन, इट इज़ 2-way वर्बल कम्युनिकेशन. मतलब बच्चा भले पॉइंटिंग से कुछ मांगता हो, मम्मी का ऐसे ड्रेस खींच कर कुछ कनेक्ट होता हो, लेकिन ही इज़ नॉट स्पीकिंग. देयर इज़ अ लैक ऑफ 2-way वर्बल कम्युनिकेशन. 2-way वर्बल कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द कॉन्वर्जेशनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज. जैसे हम कॉन्वर्स करते हैं, एक लिसनर होता है, एक स्पीकर होता है. स्पीकर और लिसनर अपनी पोजिशंस, अपनी जगह बदलते रहते हैं. लिसनर स्पीकर बनता है, स्पीकर लिसनर बनता है, और वैसे कॉन्वर्जेशन चालू होता है. सो दैट पार्ट चाइल्ड इज लैकिंग. दिस इज वन थिंग. गिविंग आई कॉन्टैक्ट इज लिमिटेड. मतलब बच्चा आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं दे पाता. मैं बच्चे के सामने बैठी हूँ, गोदी पर लेकर बैठी हूँ, मैं कुछ कहानी सुना रही हूँ, मैं कुछ इवेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ, कुछ ऐसे कुछ बातें कर रही हूँ बच्चे से, जैसे बच्चे की भाषा में, लेकिन माई चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग मी दैट आई कॉन्टैक्ट. दैट इज़ वन थिंग. लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू द नेम इज़ ऑल्सो वेरी मेजर सिम्टम. जैसे बच्चे का नाम अर्णव है और मुझे 10 बार चिल्लाना पड़ता है अर्णव अर्णव, लेकिन बच्चा ऐसे खेलने में मशगूल है, लेकिन अर्णव बुलाने के बाद वो ऐसे देखता नहीं है चौंक कर, या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता है. दैट ऑल्सो इज वन रेड फ्लैग वन मस्ट ऑब्जर्व. देयर इज लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, अप्रोप्रिएट लिसनिंग स्किल्स इन द चाइल्ड. मतलब छोटे छोटे कमांड्स है, फॉलो नहीं करता है. जैसे मैंने अभी बताया, कमांड फॉलोइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. इट्स अ डीप डेवलपमेंट की वो एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है, वो नहीं फॉलो होता है. देन देयर इज़ वेरी लेस अर्ज ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द चाइल्ड. मतलब हम बहुत बातें करने की कोशिश करते हैं बच्चे से, कि ट्राइंग टू कॉन्वर्स विथ हिम, लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर वो इन्वॉल्व भी नहीं होता है वो डिस्कशन में, वो कॉन्वर्जेशन में. अपने में रहना पसंद करता है, चीज़ों से खेलना. जैसे टॉयज़ होते हैं, अब जैसे एक लड़का हो तो इन जनरल आई एम टेलिंग, लड़के कैसे टॉयज़ से खेलेंगे, वम वम कार लेकर पूरा घर पर वो चलाते रहेंगे. लेकिन ये बच्चा क्या करेगा, सारी कार्स लेगा, टॉयज़ लेगा, और ऐसे लाइन में अरेंज करके रखेगा, इधर इन द स्टैंडिंग लाइन, इधर इन द स्लीपिंग लाइन. लेकिन दे हैव अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ प्लेइंग विद द टॉयज़ ऑल्सो. अगर लड़की होती है तो डॉल से जैसे हम खेलते हैं, बाल बनाना, उसको नहलाना, उसको ये करना, ये सब चीज़ें नहीं करती है. उसके बाल खींचना, कपड़े ये करना, कुछ अलग से कनेक्ट होना चीज़ों से, वो समथिंग कॉल्ड, हम देखेंगे स्टिमिंग बिहेवियर होता है बच्चों का, या फिर फिक्सेशंस होते हैं बच्चों में. मतलब कुछ चीज़ अगर हाथ में चाहिए, एक बॉल, तो दिन भर वो बॉल लेकर ही बैठेंगे. दे गेट फिक्सेटेड ऑन वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ये 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा भी दिखाता है कि एक ही टाइप से वो दे आर दिस फिक्सेटेड, वो उसी स्टाइल से. हाइपर एक्टिविटीज मेजर सिंड्रोम, एक जगह बैठता ही नहीं है बच्चा. हमें लगता है अरे बच्चा छोटा है, थोड़ी ना छोटे बच्चे बैठते हैं, लेकिन दैट अगेन आई से स्टेजेस, माइलस्टोन, डीप डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हिडन चीज़ें हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो एक जगह बैठता नहीं है. बहुत घंटों बैठने की बात नहीं है, लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, वो भी नहीं है. देन देर इज़ वन सिम्टम कॉल्ड एज लैक ऑफ सोशल स्किल्स. मतलब बच्चा अपने उम्र के बच्चों से, अपने साथ वाले फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स बनाना, या फिर गार्डन में लेकर जाए तो एक साथ खेलना, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर एक साथ एक ग्रुप एक्टिविटी करना, ये बच्चा बहुत डिफिकल्ट जाता है उसे, ही कैन नॉट रिलेट विद दैट. तो सोशल स्किल्स का जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देर आर प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव बिहेवियर्स, जैसे सेल्फ हार्मिंग होता है कुछ सीवियर केसेस में,
harming others, then hypersensitivity to sounds, sometimes hyposensitivity, सेंसेस भी कभी कभी हाइपर होते हैं, अपने जो 5 सेंसेस है हमारे हाइपरली स्टिमुलेटेड, कभी कभी हाइपो स्टिमुलेटेड दैट होते हैं. मेक्स सेंस बिकॉज मैंने देखा है बहुत बार पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट्स में, जहाँ बहुत नॉइज होती है, वहाँ बच्चों का मेल्टडाउन चल रहा वेरी होता है. कॉमन दिस इज दैट. एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि सेल्फ हार्मिंग है, अदर्स को हार्मिंग है, दैट ऑल थिंग्स नेगेटिव बिहेवियर्स वी जनरली से, सो दे आर देयर. मीन्स आई टेल यू कि ये छोटे छोटे सिम्टम जिसको हम ऐसे कहते हैं कि बच्चे ही है ना, करते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, वहाँ पर तो मुझे कभी कभी लगता है पेरेंट्स को कान पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज मत करो, इन चीज़ों को ऐसे मत सोचो कि ये सब चलता है. मेरा बच्चा चिल्लाता है, दादी कहती है हाँ इसका बाप भी इससे चिल्लाता था बचपन में, दादा कहते हैं कि हाँ वो भी देर से बोलने लगा. डोंट नॉर्मलाइज और डोंट ओवरलुक दिस थिंग्स. दिस कैन बी एन अलार्मिंग साइंस टुवर्ड्स समथिंग. आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला. इंडिया में इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द किड एंड पेरेंट्स. उधर दादा दादी नाना नानी, हमारा सिस्टम ऐसा है. एंड it gets even more complicated because then you are not just dealing with the parents, you're dealing with denial of grandparents, thought process of other people living in that house. There are so many joint families even today in this country, right? So for the family to operate in a certain way with the kid is very important, right? Like थेरेपी में भी जो बच्चे होते होंगे, अगर आप पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हो कि बच्चे को जब ऐसा हो रहा है तो ना बोलना है, या ऐसा बोल रहा है तो हाँ बोलना है, वॉट एवर इज द गाइडिंग प्रिंसिपल टू एक्चुअली गो एंड एग्जीक्यूट इट in the joint family. I tell you, I have done a lot of analysis on this, okay? Study and analysis. हमारे यहाँ ना 2 टाइप्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं. अच्छा. I have categorized them in 2 ग्रैंड पेरेंट्स. एक जो कैटेगरी है वो विजिलेंट ग्रैंड पेरेंट है. मतलब कैसे है विजिलेंट? यानी बच्चा अभी 6 महीने का है, 7 महीने का, वो पलट कर नहीं देख रहा है, आवाज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं, ईटिंग हैबिट्स प्रॉब्लमेटिक है, स्लीपिंग इश्यूज़ है, कुछ भी है, तो वो विजिलेंट ग्रैंड पेरेंट्स है ना, वो कहते हैं कि अरे वो अभी 7-8 महीने का हो गया लेकिन अभी तक नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता है. दे मेक इट अ पॉइंट दैट द पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड. समटाइम्स मेनी ऑफ पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दो and they go away and then things happen and that grandparents take very good care of the children. लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं, तेरा विजिलेंट कैटेगरी ऑफ द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कि जिनको समझता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है. देयर इज अदर कैटेगरी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स जो बहुत बिंदास, ओवर बिंदास कहते हैं, वो रहते हैं. मतलब अगर वो मदर भी ऑब्जर्व कर रही है कि अरे 1 साल का हो गया, बच्चा बात नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, अरे रुक, कुछ नहीं, टेक अ चिल पिल. हाँ, टेक अ चिल पिल. उसका डैडी भी बहुत लेट बात करने लगा था. हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही है कि लेट ही बात करते हैं, और लड़का है लेट बात करेगा. दीज आर सर्टन मिथ्स. तो दीज काइंड ऑफ थिंग, वहाँ पर क्या होता है, वो दो द पेरेंट्स आर विजिलेंट, वो देखता है, लेकिन कोई ये जो बुजुर्गों का गाइडेंस कहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जब सही तरीके से नहीं होता तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. लेकिन ये कैटेगरी हो ये या वो कैटेगरी हो, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए देयर ग्रैंड चिल्ड्रन आर लाइक बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. क्रीम जैसे कहते हैं, इट्स लाइक इट्स अ मलाई मलाई है उनके लिए, दूध की मलाई. बट यहाँ पर भी विजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट देना राइट वे. कितने वी गेट सो मेनी मदर्स हु आर वर्किंग मॉम्स हुज नानीज और दादीज दे आर वर्किंग विद द किड होल डे. ममा इज गिविंग ओनली 2 hours in the evening, concrete development during the structured program of Arula. But in the WhatsApp groups, if you see, daddies are very, you can say, active. They will shoot, they will send the videos, they will discuss with the therapist, they will do a lot of things. This is what is, I think for working moms, or the support when a mother needs, that appropriate support has to be given to her by the elderlies of the. I'm very very curious to know more about the Orala program, right? अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, what does this program do and what does it look like to be a
to experience and go through this? Let us go through. I will just divide this question into three phases, answer into three phases. First of all, what is Arula? Arula for Autism is a global venture. It's an, you can say, outcome, or you can say my brainchild, which got developed, which got evolved during nurturing my daughter. So it's a 17-year-old, you can say, long journey, Wow. lots of trials, errors, lot of research, lot of study, and lot of observations. Though it has got 17-year-old, you can say, journey, or the making of Arula took place. As a global venture, we launched it as in 2022. Arula for Autism is India's first e-learning platform, which is completely online and catering the parents of the children who are on spectrum or who are having ADHD or other related divergent conditions. Okay, completely online. It's a mother-centered but child-directed approach. I always say the center of the things is mother and directed by the child. It is all focused on the mothers, because for me, mother is the utmost important, you can say, key in the success journey of the Why child. do you say that? Because I have a justification for that. Because a mother has got two things in her hand. I always call it as two weapons in her hand: her voice and her touch. These two things, these two weapons cannot be replaced by the most expensive and most expert therapist in the world out there. मतलब दुनिया की कितनी भी बड़ी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट आ जाए, लेकिन ये दो चीज़ें जो एक माँ के पास है, उसकी आवाज़ और उसका टच, उसका स्पर्श, रिप्लेस नहीं कर पाती. और उसकी आवाज़ और उसका टच ही कंप्लीट बेस है अरुला की ट्रीटमेंट का. आप क्यों like this is very interesting. Why would you say voice and touch is so special? तो यहाँ पर हमें अरुला का फर्स्ट रैशनल या प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है. आई आस्क यू वन क्वेश्चन, सिंपल. सपोज देयर आर 2 बेबीज बॉर्न. 2 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से एक बच्चा ब्लाइंड है, देख नहीं पाता, और दूसरा बच्चा डेफ है, जो सुन नहीं पाता. अब जब ये 2 बच्चे बड़े होंगे, तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा बच्चा आपके हमारी तरह बातें करने लगेगा? जो ब्लाइंड है. एब्सोल्युटली राइट. कितने ब्लाइंड people we see around, they are so self-sufficient and they carry out communication so well. ये सिंपल जो एग्जाम्पल है वो क्या बताता है कि अगर मुझे बच्चे का स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप करना है, जो कि ऑटिज्म की रूट प्रॉब्लम है, ये चिल्ड्रन आर डिलेइंग इन स्पीच. ओके, अगर ये मुझे अच्छे से डेवलप करना है तो विजुअल सेंस प्लेज नेग्लिजिबल रोल, बहुत कम रोल है. The very important sense is sense of audition, sense of listening. So you got it? Why mother's voice? Because listening to mother's voice, curating a mother's voice required, curating her to the needs, to meet the needs of that child is the aim, is the goal throughout the 1-year-long structured program in Arula. तो ये पहली बात है कि वॉइस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फॉस्टर्स. क्योंकि सबसे क्लोज कनेक्शन बच्चे का किसके साथ होता है? अपनी माँ के साथ. व्हेन द चाइल्ड इज इन द वोम ऑफ द मदर, तब से लेकर, जैसे हम कहते हैं कि प्री नेटल हियरिंग, पैदा होने से पहले भी हियरिंग का उतना इम्पोर्टेंस है. अगर महाभारत पढ़ी है या जानी है तो यू विल अंडरस्टैंड अभिमन्यु की कथा, जहाँ पर चक्रव्यूह को भेदन करना, चक्रव्यूह के अंदर जाना, ही लर्नड इट व्हेन कृष्णा वाज एक्सप्लेनिंग इट टू सुभद्रा. एंड दैट टाइम अभिमन्यु वाज सुभद्रा के पेट के अंदर था, वो पेट में था, वो लर्न कर गया. मतलब क्या, ठीक है, माइथोलॉजी अपार्ट फ्रॉम दैट, बट देर आर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंसेस हु हैज प्रूवन कि प्री नेटल हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तब से लेकर बच्चा कनेक्टेड रहता है माँ की आवाज़ को, मदर्स वॉइस, एंड दैट वॉइस brings about miracles. It does the miracles in the development of the child. If that has to be trained well, that knowledge, that wisdom has to be given to the mother. And the important, most important, secret sauce of utilizing voice and touch. टच के बारे में तो कहना मुझे लगता नहीं इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरी है.
बच्चा रो रहा है, माँ जस्ट टच करती है, बच्चा शांत हो जाता है. So these two things are elements are very very important to be captured. ब्यूटीफुल. अब आपके पास बहुत तरह के पेरेंट्स आते होंगे, राइट? एजुकेटेड, नॉट सो एजुकेटेड, इनकम ग्रुप में थोड़े अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. Is there any observation on any of these parameters affecting a family's acceptance and work towards it? यानी कि क्या आप देखते हैं कि एजुकेटेड वर्किंग पेरेंट्स बेटर हैंडल करते हैं या खराब हैंडल करते हैं, या जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज देयर एज पेरेंट्स आर वी, मतलब आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से ऑपोजिट साइड से देख रहे होंगे. Is there a linkage between education and acceptance, or it's the other way around? What kind of parents you prefer? And what are your ये patient मेरे लिए थोड़ा tough होने वाला है? I'm really proud to say one thing. Arula is catering parents from most developed countries like UK, US, Germany, Australia. Most qualified, most developed countries. At the same time, it is catering parents, mothers from the very remote place of India. Like किसी बिहार का, झारखंड का बहुत छोटा सा विलेज है, उड़ीसा का छोटा सा है, नागालैंड की कोई रिमोट प्लेस है. So what I mean to say here, I always say the greatest thing or the most important thing is the sense of motherhood. And I think it doesn't depend on Any of this? It doesn't depend on any caste, creed, what you belong. It doesn't depend on mother's educational background. It doesn't depend on your financial background also. It is that keenness or that attachment or that sense of motherhood, nurturing the child. And there is absolutely no, you can say, I will say, the preference of Arula that these are the better mothers, these are not. Every mother is great, and only thing is that catering that mother and making her aware of the child's exact condition and the things is our goal. That is, it is our domain, and that is successfully done in Arula. मतलब कहने का मतलब क्या है मुझे कि कोई बार नहीं है, देयर इज नो बार, एज बार नहीं, कास्ट बार नहीं, कुछ नहीं, बस यू आर अ मदर और मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है. ये एक सेंस होता है ना जो माँ में, आई कैन डू इट. बस मुझे अच्छी सी कोई एक टीचर मिल जाए, मुझे अच्छा सा कोई एक मेंटोर मिल जाए, बस मैं कर दूँ ये चीज़ें. दैट मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्यों मैं मोटिवेशन के बारे में बोल रही हूँ, कुछ भी बैकग्राउंड हो जाए मदर का, लेकिन व्हेन शी कम्स टू अरुला शी इज इमेंसली डिप्रेस्ड. अरे सीधी बात है ना कि अगर बच्चे को हमारी सोसाइटी में देखो, बच्चे को अगर खांसी सर्दी भी हो जाए तो पहला सवाल माँ को पूछा जाता है क्या खिलाया था. कॉमन थिंग, क्या खिलाया था, मतलब उसी ने कुछ मतलब दैट एंटायर ब्लेम गेम इज डन विद द मदर. इट्स अप टू द मदर, दैट ब्लेम इज गिवन टू द. तो यहाँ पर तो ऐसी कंडीशन है जिसपे इट्स अ डिवास्टेटिंग, इट्स अ शॉकिंग थिंग फॉर द एंटायर फैमिली. यार चाइल्ड इज डिफरेंट, वो और बच्चों जैसा नहीं है, वो कुछ अलग है, अलग से डेवलप होने वाला है. तो ये सोचिए कि उस माँ की हालत क्या होगी. मतलब आई एम रियली टेलिंग यू, वी आर केटरिंग मदर्स हु आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स एंड ऑल. देयर आर कॉमन हाउस वाइफ्स, एक्चुअली होम मेकर्स हैं, छोटे से घर संभालती है, बस उसे घर के बाहर कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों की चिंता एक ही है, दोनों का डिप्रेशन एक ही है. बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे दे आर मदर्स. तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो प्रेफरेंस कि ये माँ अच्छा करेगी वो माँ, लेकिन मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड ओवरकमिंग द नेगेटिविटी, ये जो मदर अच्छे से कर पाती है, शी कॉन्कर्स द कंडीशन, शी रिवर्सेस द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड. आई लव इट हाउ आपने मदर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग द वे. बहुत सारी बार ऑटिज्म जैसी चीज़ें बच्चों में नहीं पता चलती और अडल्ट्स में भी डायग्नोज हो रही है. मतलब मैंने सुना है कि 40+ किसी को पता चल रहा है मुझे तो ADHD
इशू है, अरे मुझे तो अभी बोल रहे हैं कि मैं स्पेक्ट्रम में हूँ. इज इट medically, how does it happen, and how is somebody living all their life without knowing? Is it an awareness issue? क्या ये possible Definitely है? awareness issue, I'm telling you. Autism is not a learned, you can say, condition. Autism is always present since the birth or before the birth, I will say. That particular, it has a very strong genetic and hereditary, environmental, factors which are affecting. During developmental stages, there are some things are missed out. Oftenly, these children are treated as little slow learner है, hyper है, lack of concentration है. लेकिन क्या होता है ना, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन, ओके, आफ्टर ऑल. जहाँ पर अवेयरनेस नहीं होता और डायग्नोसिस नहीं होता, फिर भी ब्रेन तो ब्रेन है ना अपना. इट लर्न्स हाउ टू कोप अप विद द मैकेनिज्म, हाउ टू कॉम्पनसेट फॉर द थिंग्स. और वो बच्चा भी अपनी उम्र से ही, जैसे हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब विजिलेंट नहीं होता है, जैसे अभी इतने सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम्स बहुत विजिबल नहीं है, खाली कुछ थोड़ा सा डिले था स्पीच का, लेकिन बाद में बच्चा बोलना सीखा, जिसे हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म, कि जहाँ पर चीज़ें बच्चा करने लगता है. लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस में दैट चाइल्ड लर्न्स एन नंबर ऑफ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स. क्या बुली नहीं होता इनको, बच्चों को काफ़ी बुली होता है स्कूल में, काफ़ी बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन वो बच्चा कॉम्पनसेट करता जाता है. और जहाँ दिक्कतें और बढ़ती है, जब पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर कि क्या हो रहा है, बच्चे को ही गुस्सा करना, बच्चे पर ही सब चीज़ें निकालना, उसे 10 चीज़ों की यू कैन से रिस्ट्रिक्शंस डालना, या फिर बच्चे को ट्यूशन में डालो बच्चा कर लेगा, बच्चे को ये करवाओ बच्चा कर देगा, अपने हिसाब से ट्रीट करना, ऐसे इस तरीके की गलत थोड़ी सी नर्चरिंग हो जाती है. लेकिन बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है वो कॉम्पनसेशन सीख जाता है इस दुनिया से डील करने के. लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन माइंड, उसका भी एक सैचुरेशन आता है. सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ आती है हर एक के लाइफ में, आपके हमारे हर एक के लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्यूबर्टल फेज. एडोलेसेंस के बाद का जो, जिसे हम टीन एज कहते हैं, टीन एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज. सबसे अगर कोई मुझे पूछे ना सबसे बेस्ट फेज क्या है, दैट इज़ अ टीन एज. आप हम वी नो दैट, हवा में रहते हैं हम, ओके. सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेज स्टेज. लेकिन व्हेन द चाइल्ड इज हैविंग सम काइंड ऑफ न्यूरोडाइवर्जेंस, और अगर राइट अप्रोच नहीं है पेरेंट्स का, राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है, सो दिस टीनेज में जैसे ही वो एंटर करने जाता है, करता है, तो इट बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर द पेरेंट्स. तो कितने बार ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चे आ जाते हैं 14-15 साल की उम्र में, जहाँ पर साइकोटिक कंडीशंस को डायग्नोस करके बच्चे आ रहे हैं, मतलब बच्चा डिप्रेशन में है, बच्चा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो देयर आर समथिंग थिंग्स. तो ये ऐसे आते हैं, बट हिडन कॉज दैट चाइल्ड इज ऑन स्पेक्ट्रम, उसे इस तरीके से हैंडल नहीं किया गया, सो इट मैनिफेस्टेड इनटू these kind Something of things. else. Because as I say, if you are not having the correct approach of nurturing, this teenage can turn into a nightmare for the parents. बहुत अग्रेशन बढ़ता है, लॉट ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन दिस एज. लेकिन अगर सही अप्रोच हो तो दिस फेज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फेज, मोस्ट क्रिएटिव एंड मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ. द चाइल्ड डज वंडर, उसका बेस बन जाता है अडल्टहुड का, और स्ट्रॉन्ग अडल्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड प्रिपेयर होता है. इसीलिए मैं कहती हूँ, जो कहते हैं कि मुझे हुआ ऑटिज्म में जब 25 ईयर्स का था, 20 ईयर्स का, तो ये गलत है भाई. आप में वो ट्रेट्स थे ही, लेकिन वो कभी ओपन नहीं हुए, पता नहीं लगे. Got it. One last point on autism. As people जिनके फैमिली में नहीं है पर जान पहचान में है, हाउ शुड पीपल फंक्शन? अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ आप हर इंसान को एक अवेयरनेस देना चाहे ऑटिज्म के बारे में, टू बी मोर सेंसिटिव एंड काइंड टू पीपल हु हैव ऑटिज्म, क्या आप, हाउ शुड वी फंक्शन? Should we treat them specially? Should we not treat them specially? Should we, what is the right? Treating them as normal as possible, but with
एम्पथी. एम्पथी इज़ अ वेरी इंपॉर्टंट वर्ड. एम्पथी यानी सिंपथी नहीं. सिंपथी यानी अरे बेचारा, ये जो वर्ड आते हैं ना, अरे इसको संभालो, अरे बेचारा है, बेचारी है. नहीं, एम्पथी यानी भीड़ है, थोड़ा बच्चा ओवरवेल्म हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे क्या स्टेजेस लेने पड़ेंगे. अगर फ्रेंड्स है, अगर सपोज एक 16 साल का बच्चा है जो स्पेक्ट्रम पर है, वो शायद एक अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे गया है, उसके अच्छा क्लोज फ्रेंड है, क्लोज सर्कल है, वो देख रहा है कि पब है जहाँ पर हाई म्यूजिक शुरू हुआ, थोड़ा सा वो ओवरवेल्म हो गया है. तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट हीज फ्रेंड्स कैन डू. इट इज़ टू सूद हिम डाउन, टू मेक हिम रिलैक्स, टू मेक अंडरस्टैंड. मतलब कैसा है कि एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी या सोसाइटी का बहुत अप्रोच बदलना चाहिए. सोसाइटी शुड बी अवेयर, सोसाइटी शुड ट्रीट देम स्पेशल. ऐसा आई डोंट प्रेफर दैट, बिकॉज एज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड हु इज ऑन स्पेक्ट्रम, I don't want to create separate society for my child. Rather, the world is good. World is beautiful. People are good in the world. But I need to make my child so capable that he or she will merge with the world easily. और ऐसा एक community, ऐसी एक you can say the people you should make. जैसे I always say कि during Devahuti's development, Devahuti is my daughter's name. Devahuti's development, I saw these things, or I took these things very seriously. कि I will not make everybody aware of her concerns, but I will make everyone aware of her diagnosis and her condition. That is most important. लेकिन जैसा है ना बच्चा, बस आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, बस यही 2 चीज़ें हैं. और ये अगर करेगा ना हर पेरेंट, अभी ना बहुत झगड़े होते हैं, मतलब किस किस कंट्रीज़ में तो हम सेपरेट सोसाइटी बनाएंगे, उस सेपरेट सोसाइटी में सारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स आर स्टेइंग, एडल्ट्स एंड एवरीथिंग, ऑल दोज. बट आफ्टर ऑल इट इज गवर्न बाय द न्यूरोटिपिकल पीपल. उसे जो गवर्न करने वाला है वो एक न्यूरोटिपिकल पर्सन है. देन व्हाट इज द पॉइंट इन क्रिएटिंग सेपरेट सोसाइटी? Rather make them free, let them go wherever, let them live their life to the fullest extent the way they want, and we are there to take care of them. It's fine. बहुत ज़्यादा अपने मॉम पे फोकस किया. बट आई थिंक डैड इज़ एन इक्वल पेरेंट. एंड इंडिया में फिर भी बहुत ज़्यादा, आई मीन सिटीज़ में स्पेशली दिस जनरेशन, फादर्स आर टेकिंग द लीड. बट अदरवाइज हमारे कंट्री में फादर का काम होता है ऑफिस जाना, ब्रेड विनर्स, पैसे कमा के लाना. एज अ थेरेपिस्ट हु डील्स विद किड्स, what is your ask from the father? Very important question. Very, very close to my heart, because this is the way my husband always supported me. What I mean to say over here, a mother is capable of doing everything. It's not a rocket science. Very simple thing, lucid things to do with the children. She's capable of doing everything. She's taking efforts with the kids. She's doing things, activities. She's implementing techniques. She's from her busy schedule, she's taking out time and doing concepts and everything she's doing. The father's role is, means this, she's taking care of the child, and the father's role is to take care of the mother. Her physical, mental, social, emotional and spiritual health is in the hands of the father. That is most important. I always give this very simple example. If a mama is sitting with the child and doing some activity, एंड वो टाइम पे अगर माँ एक एक्टिविटी ले रही है, तो बस एक चाय की कप आ जाए और बस उसके बाजू में बोलकर, बस उसके कंधे पर हाथ रख कर, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, कितने पेशेंस है यार तेरे में, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता है. सिंपल कि तू थक गई होगी यार, थोड़ा एक चाय पी ले. छोटी छोटी चीज़ें होती है जो फादर्स दे हैव टू कंसिडर कि एज अ थेरेपिस्ट शी इज केपेबल. Your role is to support the mother, to give that warmth, that compassion, acknowledgement, and I will say being little patient with all those things. और जब माँ थक जाती है शाम के वक्त, दिन भर जो खुद का काम, ऑफिस जाकर आती है, चीज़ें, शाम बच्चे के साथ काम करती है, खाना बनाती है, चीज़ें करती है, हाउस होल्ड थिंग्स देखती है, रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे उसकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है. तब लेकर एक रात का 1 घंटे का समय, आधे घंटे का समय, जो मस्ती टाइम कहते हैं हम, दैट एवरी फादर शुड स्पेंड विद द चाइल्ड. एंड इट इज़ अ गेम चेंजर. आई एम रियली टेलिंग यू कि ये गेम,
बच्चे रात में इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं हमारे बच्चे, वो 1 घंटा या आधा घंटा उनके साथ मस्ती करना, भले आप पिलो फाइट करो घर में, लेकिन वो मस्ती देना उनको, फिजिकल दैट दिस देना, ये अगर फादर करता है, एक बाप करता है, तो नेक्स्ट डे दैट चाइल्ड गेट्स अप विद द रेज्ड हैप्पीनेस कोशेंट। और अगर बच्चे का हैप्पीनेस कोशेंट रेज्ड होगा तो वो आसानी माँ के लिए होगी to carry out the entire day. So the end of the day should be done by the father. That 15-20 minutes, half an hour, whatever he has. थक कर आते, खाना खाने के बाद करो, खाना खाने से पहले करो, म्यूजिक टाइम, डांस करना, मस्ती करना, मजे करना, ये तो इसके लिए क्या कोई, इट्स नॉट अ थेराप्यूटिक समथिंग दैट यू आर सिटिंग एंड डूइंग सम एक्टिवली, बट डू दिस, वो बहुत, इट्स अ गेम चेंजर, आई एम रियली टेलिंग। हर पेरेंट का बच्चा जब 3 साल का होता है तो एक अलग ही रिसर्च शुरू हो जाती है, कौन सा बेस्ट स्कूल है जहाँ मैं अपने बच्चे को डालूँगी, कौन सा बेस्ट प्ले ग्रुप है, बेस्ट नर्सरी है, बेस्ट एक पेरेंट जिसका बच्चा स्पेक्ट्रम में डायग्नोज हुआ है, व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्कूल? बिकॉज़ क्या उन्हें नॉर्मल स्कूल में होना चाहिए, स्पेशल स्कूल में होना चाहिए? एज़ अ थेरेपिस्ट, एज़ समबडी हू हैज़ गॉन थ्रू, आप कैसे एडवाइस करते हैं? Right now in the current scenario of the society, I don't know whether it's a neurotypical parent or whether it's neurodivergent. Parents are obsessed with schooling. सही। Obsessed. Means the child is not even turned 1.5 years. They put him in, I don't know what is it called, but what is it There called? is a mother toddler program that starts at It's 9 months. Yes. because बच्चा बैठना सीख गया। So this is obsession. And इसको ना, and it is highly ridiculous to be honest. But one has to understand the role of school. What age child has to go. अब जब बच्चा 3 साल का, अब आप पकड़ लो कि 2.5 साल का बच्चा है, नर्सरी में डालना है, अभी कॉमनली जो पेरेंट्स डालते हैं, और न्यूरोटिपिकल बच्चा हो या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा हो, सबसे पहली चीज़ जो 2.5 साल अपने मम्मा के साथ रहा है, घर में रहा है, अपने लोगों के साथ रहा है, जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहली चीज़ वो एक्सपीरियंस करता है वो है सेपरेशन एंजाइटी, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये दोनों बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं, भले वो 2.5 साल का न्यूरोटिपिकल हो या 2.5 साल का न्यूरो डाइवर्जेंट हो। लेकिन न्यूरोटिपिकल बच्चे में ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोपिंग मैकेनिज्म, न्यूरोलॉजिकल कोपिंग, साइकोलॉजिकल कोपिंग। दैट कोपिंग मैकेनिज्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनिंग अप्रोप्रिएटली। तो ये बच्चा क्या होता है, 1-2 महीनों में सेटल हो जाता है। हम कहते हैं बच्चा सेटल हो गया स्कूल में। रोज़ बच्चा रोता है स्कूल जाते वक्त, सेपरेशन एंजाइटी होती है, स्कूल में जाता है, फिर धीरे धीरे एडजस्ट होने लगता है, चीज़ें होती। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन इज दे आर वर्बल। तो जो एक्सपीरियंस वो रोते हैं, वो उन्हें जो एंजाइटी फील होती है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस इट इधर टू द मदर, इधर टू द टीचर, वॉट एवर इट्स मेकिंग, वो दिखता है उनमें, वो एक्सप्रेस कर पाते हैं कुछ हद तक, भले वो भी बहुत छोटे हैं लेकिन वो कर पाते हैं, स्पीच है उनके पास, लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बच्चा है जो न्यूरो डाइवर्जेंट है या फिर स्पेक्ट्रम पे है, ही इज़ लैकिंग इन सो मेनी थिंग्स। सबसे पहली बात तो वो वर्बल नहीं है, उसके इमोशनल एक्सप्रेशंस से लेकर सोशल एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज, स्पीच, ये सारा ही हैम्पर्ड है, प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पर उसे दिक्कतें आ रही है। अब सेपरेशन एंजाइटी जब बच्चा फेस करता है तो उसके मेल्टडाउन्स उसी की वजह से बढ़ते हैं। नो, मेल्टडाउन्स क्या होता है ये बताओ, कि बच्चा कुछ गलत तरीके से एक्सप्रेस करता है या फिर वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर दिखाने लगता है बिकॉज ऑफ द अनकंफर्टेबल सिचुएशंस दैट ही इज गोइंग थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टडाउन। तो जहाँ पर ये एंजाइटी आ जाती है बच्चे में, इनसिक्योरिटी आ जाती है, न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट्स शुड नॉट थिंक मेरा बच्चा एडजस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहली टिप मैं बताती हूँ। उसके पहले ये ध्यान में रखना है कि ये प्रेशर मुझ पे नहीं आना चाहिए कि मेरे बहन का लड़का स्कूल जा रहा है, मेरे ननन का जा रहा है, मेरे नेबर्स जा रहे हैं,
मेरा बच्चा भी स्कूल जाना ही चाहिए। ये प्रेशर, ये सोसाइटी प्रेशर से पहले बाहर निकलो। 2.5-3 साल का न्यूरोटिपिकल स्कूल में जा रहा है बच्चा, जाने दो। माई चाइल्ड रिक्वायर्स सम पेस, उसका एक खुद का पेस है, उसके खुद के अभी करंट कुछ कंसर्न्स है, मुझे उस पर ध्यान देना है। स्कूल में डालने के खिलाफ मैं नहीं हूँ। टाइमिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्कूल में जाता है बच्चा सलोनी, तो मुझे अब आप बताइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? मैं कब कहूंगी कि माई चाइल्ड इज रेडी टू गो टू स्कूल और इज फिट फॉर द स्कूल? क्या लगता है आपको? जब वो सेपरेशन से सेटल हो सके, एडजस्ट हो, कुछ सीख, वहां जाके वो सीखे। ये सेपरेशन एंजाइटी कब लिमिटेड होती है? यू आर जब राइट, कोपिंग मैकेनिज्म हो। अच्छे हैं। कोपिंग मैकेनिज्म अच्छे होना, ये क्यों हो पाते हैं, क्या करना हो जाते हैं, उसका रूट है जिस पर वर्क करना है कि बच्चे के लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। चाइल्ड हैज टू बी अ गुड लिसनर। मतलब स्कूल में जाने के बाद व्हाट टीचर इज सेइंग, व्हाट इंस्ट्रक्शन शी इज गिविंग, व्हाट सब्जेक्ट शी इज टीचिंग, व्हाट एक्टिविटी शी इज आस्किंग मी टू डू, चाइल्ड शुड बी एबल टू फॉलो दैट। नहीं तो Child कोई should be मतलब able. ही नहीं है। मेरा बच्चा पहले से हाइपर एक्टिव है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, स्पीच तो दूर की बात है, उसके ही इज अ नॉन वर्बल, उसे बहुत सारी दिक्कतें हैं मिक्सअप होने में, वो हाइपर सेंसिटिव है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इतना नॉइज वो बेयर नहीं कर पाता है, फिर भी मुझे डालना है स्कूल में। वाह, ये किस तरीके का ऑब्सेशन है? तो हर न्यूरो डाइवर्जेंट मदर या फादर, उन्होंने ध्यान में रखना है कि बच्चे को स्कूल में जाना ही है, उसे सीखना ही है, बट टाइमिंग आई विल डिसाइड, रादर माई चाइल्ड विल डिसाइड। मतलब जिस लेवल पे बच्चे के लिसनिंग स्किल्स ऑन पार विथ न्यूरोटिपिकल बच्चे, उसी के उम्र के बच्चों के जैसे हो जाते, फिर नियर उतने आ जाते हैं, बस दैट इज द राइट टाइम टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल। भले बच्चा तब वर्बल आउटकम उसका कम हो, स्पीच लिमिटेड हो तो भी चलेगा, लेकिन हिज लिसनिंग स्किल्स आर गुड। और इसीलिए जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तो जब अरुला में बच्चा आ जाता है और ये कंप्लेंट्स, क्योंकि माँ के लिए क्या एक ही चीज़ नहीं है अभी, वाई आर यू डाइवर्टिंग योर एफर्ट्स? मतलब क्या है कि बच्चा 2.5-3 साल का है, 5 साल का है, स्कूल में जाके हर माँ को, वो जो माँ होती है न्यूरो डाइवर्जेंट मदर, उसको रोज का टेंशन कि आज मैं स्कूल लेने जाऊंगी तो क्या कंप्लेंट आएगी। मतलब ही इज नॉट कोपिंग अप, ही इज नॉट सिटिंग, ही इज रनिंग ऑल ओवर, ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज, ही इज डिस्टर्बिंग द क्लास। ये सब कंप्लेंट सुनकर मैं डिप्रेस रोज उतनी ही होती जाती हूँ, विशियस साइकिल में पड़ जाती हूँ। डिप्रेशन और लेस प्रोडक्टिविटी है इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन है, ये ऐसा साइकिल घूमता रहता है। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट ना। अरे भले नहीं जाएगा बच्चा, मेरे 8 साल की उम्र में जाएगा, 10 साल की उम्र में जाएगा बच्चा स्कूल, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? सो कम आउट ऑफ दिस ऑब्सेशन। आगे जाके इट्स अ थिंग लाइक 12 साल के बच्चे को भी हमने स्कूलिंग करवाया है, 12 साल के बच्चे को जो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था स्कूल में। आई रियली लाइक टू टेल वन एक्सपीरियंस ओवर हियर कि एक डॉक्टर कपल फ्रॉम कुल्लू मनाली, अब हमारे इंडिया से कुल्लू मनाली से है, जिनको उनके रेगुलर स्कूल ने वो स्ट्रगल सम पीरियड ममा वाज गोइंग थ्रू, रोज भेजना, रोज कंप्लेंट्स, रोज ये एडजस्ट। एक दिन स्कूल ने अल्टीमेटम दे दिया, नहीं हैंडल कर पा रहे आपके बच्चे को, वी विल नॉट बी एबल टू टेक हिम अहेड, आप ले जाओ, मतलब वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विद द चाइल्ड, हम निकाल रहे हैं बच्चे को स्कूल से। शी वॉज शॉक्ड एंड दैट टाइम शी केम अक्रॉस अरुला। 8 months में लिसनिंग स्किल्स बच्चे के इतने बेहतर तरीके से डेवलप हुए। आई ऑलवेज से दैट्स अ रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग। कि 8 महीने के बाद दैट मदर केम टू मी कि वो स्कूल तो एडजस्ट कर ही रहा था बच्चे से अच्छा, मतलब वो स्कूल तो हैप्पी था। नाउ हर एम्बिशंस लाइक शी बिकम सो एम्बिशियस कि मैम अभी मैं उसे CBSE में डालूँ या ICSE में। दैट वॉज हर आंसर। ये क्यों अचीव हो पाया? बिकॉज वी हिट द टारगेट, राइट टाइम एट राइट प्लेस विथ राइट अप्रोच, कि ये डेवलप करो। फिर जिंदगी पड़ी है बच्चे की। वो 2-3 साल के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हर एक न्यूरो डाइवर्जेंट पेरेंट से मुझे कहना है कि पहले ना स्टेजेस बनाओ या गोल्स हमें बनाने हैं कि मुझे क्या अचीव करना है पहले, व्हाट इज माय प्रायोरिटी। मुझे स्कूल में भी भेजना है, मुझे उसके एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है। मतलब ये रैट रेस में मत दौड़ो, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे कर रहे हैं ना, उसके साथ मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। डोंट डू दैट।
सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चा 200 पीसेस के पजल सॉल्व कर पाता है, लेकिन दुकान में जाकर 10 रुपए की जो फेवरेट चिप्स है वो खरीद कर नहीं ला पाता है. तो क्या चाहिए? व्हाट आर वी अचीविंग? क्या बनाना है? हमें रोबोट्स बनाने हैं क्या? अगर बनाने हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हमें जीते जागते स्मार्ट किड्स बनाने हैं, जो स्ट्रीट स्मार्ट हो, जो स्मार्ट हो. ये सेल्फ सफिशिएंसी, ये सेल्फ इंडिपेंडेंस पहले बच्चे में आने दो. फिर क्या एक क्या 10 स्कूल ओपन होंगे आपके लिए. आई थिंक वेरी गुड पॉइंट. मयूरी जी, स्कूल में डालने के बाद भी इन बच्चों के साथ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं बच्चे भी, पेरेंट्स भी. मुझे ऐसे लगता है न्यूरोटिपिकल बच्चे ही इतनी बुलिंग फेस करते हैं. आई कांट इवन इमेजिन न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ क्या होता है. सो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, क्या करना चाहिए? शुड वी बी ओवर प्रोटेक्टिव? हाउ डू यू मेंटेन दैट थिंग? इट्स कॉम्प्लिकेटेड. आप एक खुद पेरेंट रहे, हाउ डू यू मैनेज दिस? Very good question and very close to my heart, because I have witnessed what bullying can be personally also, and I'm witnessing with other my parents also. Bullying ये ऐसी बात है ना, ये एज स्पेसिफिक नहीं होती. 3 साल के बच्चे को भी बुली होता है और 60 साल की उम्र में भी बुली करते हैं. मतलब इट इज़ नॉट एज स्पेसिफिक. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ चाइल्ड who is neurodivergent, who is going to school and who is lacking in expression, especially content of language or expression of language, speech में, वहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आता है? बुलिंग जो बच्चे करते हैं वो उस पर प्रॉब्लम नहीं है. वो बच्चा एक्सप्रेस कर नहीं पाता है, घर पर आकर बताता नहीं है कि माँ मुझे ऐसा हुआ, ऐसे किया. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम. वो ज़्यादा हर्ट होती है पेरेंट्स को, वहाँ यहाँ लगती है वो चीज़ें कि मुझे पता ही नहीं है मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा आकर बोलता नहीं है मुझे. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी टेक्निक अरुला ने डेवलप की है हर बच्चे के लिए जो स्कूल अटेंड करता है एंड हु इज़ लैकिंग इन दिस थिंग. बुलिंग होता है ये समझ कर ही चलिए. इन 99% ऑफ द केसेस बुलिंग होता है. ये मैं उसे बुली करके मत बोलो, लेकिन एक एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन कि अगर टीचर का पेट बन जाता है, फिर टीचर बहुत ज़्यादा एम्पैथी दिखाती है बच्चे की तरफ, तो बाकी बच्चे और अलर्ट हो जाते हैं कि वाई इज़ ही गेनिंग दैट अटेंशन, वाई इज़ ही गेनिंग ऑल दिस फैसिलिटीज़, हम में क्या है, ये चीज़ हो जाती है. तो ये थोड़ा सा फैक्टर हो जाता है वेर इज एन एक्सटेंसिव वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिंग, और वेरी छोटी छोटी चीज़ों में उसे तकलीफ देना बच्चे को. सो एज पेरेंट्स, जब हम स्कूल की टीचर या प्रिंसिपल को जाके बोलते हैं कि ये थोड़ा न्यूरो डाइवर्जेंट किड है, इसका ध्यान रखना, वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है? वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? So, giving them idea about the condition is is very important. He is, but asking for sympathy or empathy, that I think empathy should be there, but as a sympathy ki making the things favorable for him at all the point, all the time, it's wrong. Giving him all the facilities which are not given to the other children, that is wrong. और asking for some favors, okay, कि जो बच्चे को और कमज़ोर बना देगा, उसकी कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं करेगा, ये गलत है. ओवर प्रोटेक्टिव बनना अच्छा है, प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, विजिलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग कि मेरे बच्चे को कुछ हो ही रहा है स्कूल में, मेरे बच्चे को सब तकलीफ ही दे रहे हैं, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा, और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना मदर की, दैट हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड ऑल द टाइम. मतलब यहाँ पर मैं हमेशा एक कहती हूँ, मदर्स को सबसे एक अच्छी टिप देती हूँ, भले आपका बच्चा अभी देखने वाले न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्जेंट, दे शुड अप्लाई दिस टेक्निक. कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो ना माएँ ऐसे लग जाती है, क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ. ये जो होता है ना, बच्चे को एक ऑडिटरी फटीग आ जाता है, यानी लिसनिंग फटीग, कि बच्चा 1-2 सेंटेंस बोलता है, वो मूड में हो या ना हो, कभी नहीं रहता है, नहीं बताता. और हमारे बच्चे जो है डाइवर्जेंट, वो तो नहीं बताएंगे, तो उनको तो सवाल पूछने का सवाल ही नहीं आता, मतलब क्वेश्चंस पूछने का. तो यहाँ पर सब मदर्स ने एक चीज़ करनी है कि सवाल नहीं पूछने, रादर इम्प्लीमेंट अ टेक्निक कॉल्ड एज इंसिडेंटल नरेशंस, इवेंट नरेशंस. कुकड अप करना है चीज़ों को, कुकड अप यानी कुछ बनाना है चीज़ें. बच्चा जब बैठता है तब, हाँ स्कूल में बहुत मज़ा आया होगा ना आज, इसी से स्टार्ट करना है. गिव दैट चाइल्ड लिटिल पॉजिटिव थिंग. मतलब
वो स्टार्टिंग वैसे होना है, फ्रेंड्स के बारे में बोलना, ऐसे हुआ था, अच्छा ऐसा भी हुआ होगा ना, वो बहुत तुम्हें तकलीफ देता है ना वो बच्चा, आज भी उसने किया होगा, कुछ शरारत की होगी। इस तरीके के कुछ असर्टिव स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स बनाना बच्चे के साथ बैठकर, वो 10-15 मिनट उसके साथ स्पेंड करके, दैट विल इवोक दैट अर्ज ऑफ टेलिंग इन द चाइल्ड, एंड इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। इफ यू बम्बार्ड द चाइल्ड विद द क्वेश्चन, बच्चा म्यूट हो जाता है। नो वन लाइक्स टू बी क्वेश्चनड ऑल द टाइम, नो वन। बच्चा भी वैसा ही है। लेकिन ये असर्टिव अगर टेक्निक अप्लाई करते हो, इंसिडेंटल नरेशंस, इंसिडेंटल टीचिंग भी कहते हैं जिसे हम, वो करने के बाद ये देखा गया है कि 8-10 दिन में बच्चा ओपन होने लगता है। भले वो वर्बल ना हो, partially verbal हो, he starts giving you hints that whether he was comfortable at school or whether he was having some trouble, he starts giving the hints. But उसके लिए इतना ही करना है, don't ask questions to the child, rather make a statements for the child, make statements, and that helps a lot. मयूरी जी, हमेशा मैं सोचती हूँ स्कूल, नॉर्मल स्कूल एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है होम स्कूल। मुझे नहीं पता इंडिया में आर देयर स्पेशल स्कूल्स वेयर सर्टन किड्स कैन गो एंड लर्न, एंड आई ऑल्सो वांट टू नो लिटिल बिट ऑफ, आपने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट की, राइट, आपको बहुत सारे गैप्स दिखे होंगे करंट सिस्टम में, एंड हाउ इज दिस पीस different than all the options available to parents right now? Special school is not an option for neurodivergent kids. Okay. I am of strong supporter of main schooling, mainstream education, inclusive education for these children. Okay, this is one thing. Because simple reason है, स्पेशल स्कूल में एनवायरनमेंट कैसे होते हैं, सारे बच्चे स्पेशल है, सारे बच्चे ऑटिस्टिक है। अब आपने सब 10 बच्चों को, 20 बच्चों को एक स्कूल में डाला, एक क्लास में, वहां पर व्हाट एनरिच्ड एनवायरनमेंट और स्टिम्युलस माय चाइल्ड इज गेटिंग, इट इज वेरी लेस। मतलब क्या है कि इन एन इंक्लूसिव सिचुएशन, इंक्लूसिव स्कूल में भले बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट हो, लेकिन आजू बाजू के बच्चे और सिस्टम जो होती है, द पीपल आर देयर अराउंड, दे आर न्यूरोटिपिकल एंड दे आर टॉकिंग, दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर helping each other, they are fighting, they are arguing, these kind of children are there, मस्ती चलती है, they are verbal. So the rich input that the child is getting all the time is, उसका proportion higher रहता है. The child learns a lot, starts learning, adjusting with the environment and all. He gets the fullest extent to grow. But in special school, I don't know किसने ये कैसे शुरू हुआ, ये क्यों इतना फोकस है इस पे, लेकिन आई एम स्ट्रांगली नॉट सपोर्टिव ऑफ स्पेशल स्कूल सिचुएशंस फॉर द चिल्ड्रन। नहीं जाना चाहिए बच्चा, भले 2 साल के बाद जाएगा, आई विल मेक द चाइल्ड प्रिपेयर फॉर द इंक्लूसिव स्कूल, बट आई विल पुट हिम इन अ इंक्लूसिव स्कूल ऑल्सो इवेंचुअली। फाइनल गोल, फाइनल हैज टू बी दैट। स्पेशल स्कूल में यही चीज़ें होती है, एक तो लॉट ऑफ बिहेवियरल कंसर्न्स ऑफ द चिल्ड्रन, कोई बच्चा माइल्ड होता है सिम्टम्स में, कोई बच्चा सीवियर, और इंडियन सिनेरियो में सब बच्चे ऐसे एक साथ डाले जाते हैं। अब क्या होता है, एग्रीवेट होना सिम्टम्स का ये बहुत काफ़ी हो जाता है, लर्निंग हैम्पर हो जाता है। एट स्पेशल वे ऑफ लर्निंग ऑटिस्टिक बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल दिस स्पेशल स्कूलिंग एनवायरनमेंट, द टीचिंग मैकेनिज्म्स, स्ट्रैटेजीज आर, दे से दैट ऑटिज्म स्पेसिफिक techniques that are there in teaching, which I don't want for my kids. There should not be any specific, should not be the specific technique, because all these techniques are based on excessive and compelled visual seeking. Visual seekers बनाते हैं बच्चों, और जब visual seeking पे काम करना शुरू होता है, और ये सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं हो रहा है, all these therapies which are recommended for ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, भले वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, बिहेवियरल थेरेपी हो, ABA हो, और कल लास्ट मंथ एक मदर मिलने आई थी बेंगलोर से, उसको ब्रोशर देखा मैंने हाथ में उसके थेरेपी सेंटर का, जहाँ पर
कुल मिला के 24 थेरेपीज थी रिकमेंडेड, मतलब बच्चे ने वो 24 थेरेपीज लेनी है ऐसे रिकमेंड किया गया था. My God. You are getting, मतलब it is so overwhelming and impossible for the things. So why I am telling you all these therapies, they are based on unnatural and compelled visual seeking. अब जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया एज अ ब्लाइंड चाइल्ड एंड डेफ चाइल्ड, जहाँ पर मैंने बताया विजुअल सीकिंग प्लेज नेग्लिजिबल रोल. Listening पे लेकिन काम ये करना. कैसा है, विजुअल सेंस एंड ऑडिटरी सेंस. विजुअल सेंस बड़ा भाई, छोटा भाई ऑडिटरी. ऐसे एक डोमिनेटिंग बड़ा भाई रहता है ना फैमिली में, जो सारे डिसीजंस खुद लेता है, उसके हाथ में सब होता है. वो छोटे भाई को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है डेवलप होने की. वो बस बड़ा भाई है, बस वो ऐसा होता है कि अननेचुरल विजुअल सीकिंग में, कंपेल्ड विजुअल सीकिंग में टेबल टॉप एक्टिविटीज़, थेरेपी सेंटर्स का माहौल ही ऐसा होता है. क्लिनिकल सिचुएशन, क्लोज रूम, टेबल टॉप एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स. हर चीज़ के लिए फ्लैश कार्ड. मम्मा बतानी है तो भी फ्लैश कार्ड, पापा बताने फ्लैश, दूध बताना है फ्लैश कार्ड, एप्पल बताना है फ्लैश कार्ड. इतना कंपेल्ड विजुअल सीकिंग, सॉर्टिंग, मैचिंग, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल सॉल्विंग, इस तरीके के टेबल टॉप एक्टिविटीज़ करवाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे का विजुअल सीकिंग तो बढ़ता है. ही बिकम्स विजुअल लर्नर बट ही डेवलप्स इन अ वेरी रोबोटिक वे. नेचुरल इमर्जेंस ऑफ स्पीच अचीव नहीं होता है. तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का. मतलब फोकस हैज़ टू बी ऑन डेवलपमेंट ऑफ good listening skills in the child, because a good listener eventually becomes a good speaker. That is the rule of thumb. जो बच्चा अच्छा सुनता है वही आगे जाके अच्छा बोल पाता है. And unfortunately this is not the case. This is the limitation, this is the shortfall of all these current, you can say, educational system also and the therapeutic Therapy world also. world also. आई थिंक आप एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट और डिफरेंट व्यू पॉइंट लेकर आए हैं. आई वांट टू गो बैक टू योर फाउंडेशन, राइट. आपने क्या क्या गैप्स देखे एंड हाउ इज योर फाउंडेशन डिफरेंट देन these so many other options of therapy available? Arula for autism is the approach. It is based on 3 important pillars. इसे एक्सप्लेन किया है कि डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स. अरुला के स्ट्रक्चर प्रोग्राम में 1 year लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, इट्स अ मिनिमम ड्यूरेशन दैट वी सीक फॉर गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स. नॉट अ सिंगल फ्लैश कार्ड इज यूज्ड. मतलब नेचुरल विजुअल सीकिंग एंड इमेंस एक्सटेंसिव लिसनिंग स्किल्स सीकिंग, यही टारगेट होता है. जहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स में हमेशा कहती हूँ कि वाई इट इज़ डिफरेंट. यहाँ अरुला में होम इज़ द बेस्ट थेरेपी सेंटर हम बनाते हैं, घर को बेस्ट थेरेपी सेंटर बनाते हैं. एंड द हार्ट ऑफ द वर्कशॉप बिकम्स द किचन, बिकॉज किचन इज़ द प्लेस, स्पेशली द इंडियन किचन्स, हमारे जो किचन्स होते हैं, ऑल द 5 सेंसेस, स्मेल, विजन, हियरिंग, टच एंड टेस्ट, all these 5 senses are beautifully worked upon in the kitchen. That is one thing. Every corner of the home is utilized to nurture the child. And you see ना, करंट इसमें अगर थेरेपी सेशंस जो होते हैं बच्चों को, अभी मेरा बच्चा है, उसका एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेशन है. उन्होंने, दैट क्लिनिशियन गिव्स मी द अपॉइंटमेंट, 3 बजे आना है बच्चे को लेकर, 3 से 4 उसका सेशन होगा. अरे भाई, लेकिन 3 बजे कैन आई बी श्योर कि मेरा बच्चा स्लीपी नहीं होगा? कैन आई बी श्योर कि वो उसे भूख नहीं लगी होगी? कैन आई बी श्योर कि उसे भी नहीं जाना है घर से बाहर? मतलब एवरीथिंग इज इन द क्लिनिशियंस हैंड. क्लिनिशियन गवर्नड, गोल्स आर केप्ट बाय द क्लिनिशियंस. ऐसा थेरेपी अप्रोच और ऐसे अप्रोचेस कैसे हेल्प करेंगे, जिसमें मेथडोलॉजीज ऑल्सो विच आर यूज्ड, दोज आर बेस्ड ऑन प्रॉम्प्टिंग एंड करेक्शंस. करेक्ट करना बिहेवियर को. यहाँ पर अरुला इज टोटली डिफरेंट. मदर्स आर नॉट द इंस्ट्रक्टर्स, दे आर नॉट द टीचर्स, रादर दे आर द फैसिलिटेटर्स. मतलब चीज़, एक तो पहली बात तो मदर्स को बच्चों को ऑब्जर्व करना सिखाते हैं, और ऑब्जर्व करते करते शी बिकम्स अ फैसिलिटेटर. मतलब यहाँ पर वो कुछ सिखाने नहीं जाती, बट जस्ट चीज़ें हो जाती है, करवा लेते हैं. That approach has to be implemented, and where Arula, why I'm telling it's the most unique and most promising approach of the
in the world right now, because there is no fatigue, there is no stress, there is no, you can say, exhaust होना क्या होता है ये माँ एक्सपीरियंस ही नहीं करती है. और यहाँ 18 थेरेपीज करके बच्चा भी ओवरवेल्म, मदर भी ओवरवेल्म. And all the time your role becomes like a, एक तो ड्राइवर, नहीं तो एज अ केयर टेकर, एक थेरेपी सेंटर से अलग थेरेपी सेंटर्स लेकर जाओ. मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जो लोग अभी जिनके बच्चे जा रहे हैं थेरेपी सेंटर्स को, आपको कितना एजुकेशन मिलता है? आप कितने प्रिपेयर्ड हो गए हो? आपको कितना इंसाइट दिया है आपकी थेरेपिस्ट ने बच्चे को समझने का? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटिज्म के सिम्टम्स. मेरी बच्चा यानी ऑटिज्म नहीं है. आई विल नॉट डिफाइन माई चाइल्ड एज ऑटिज्म. ऑटिस्टिक ये लेबल है, ठीक है, लेकिन ऑटिज्म यानी मेरा बच्चा नहीं है. मैं बच्चा एक मेरा इंडिविजुअल है, उसको इंडिविजुअलिटी है, वो एक बच्चा है, उसके खुद के कुछ पहलू है उसके स्वभाव के. दैट नेचर का आपने स्टडी किया है. मेरा बच्चा ये सिम्टम्स दिखाता है, हर चीज को उसी एंगल से देखना, प्रॉब्लमेटिक व्यूज से देखना. अरे ये स्टॉप करो, जस्ट स्टॉप इट. एक हंसता खेलता बच्चा है, अगर उसे तकलीफ दोगे तो वो डेफिनेटली मेल्टडाउन्स दिखाएगा ही ना. तकलीफ यानी सिर्फ नॉट ओनली दिस थिंग, थेरेपी में जबरदस्ती से कुछ चीजें करवाना, उसे टॉलरेट करना सिखाना, ये भी एक तकलीफ ही है बच्चे के लिए. तो इफ यू शो दोज थिंग्स, डेफिनेटली बच्चा रिबेलस होगा ही ना. वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस. इसलिए जो इंडिविजुअल्स यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होने वाले इंडिविजुअल जो अडल्ट्स हैं, वंस यू नो दैट पर्सन इज हैविंग ऑटिज्म, थोड़ा सा लिबरल रहना अपने थॉट प्रोसेस को लेकर और जजिंग को लेकर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि सपोज आई मीट अ पर्सन हु इज़ ऑन स्पेक्ट्रम और मेरे हाथ से चाय नीचे गिर गई, हम लोग चाय पी रहे हैं और चाय नीचे गिर गई, तो ये छोटा सा इवेंट भी उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है. और 10 बार वो सॉरी बोलेगा, 10 बार वो 100 बार वो कही अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ. तो मेकिंग हिम रिलैक्स एट दैट पॉइंट and not talking too much about the things that he's going through. That is the one thing that every person in his contact can do. Not judging, being relaxed and Let them be. accepting. Let them be. ये इतना आसान है, उतना करना बहुत आसान. मतलब this is the way things can go ahead. और कुछ चीजें, as I always say, autism is it's a characteristic of your personality. But this is not your personality. ऐसे this is one of the characteristics. This is not who you are. हाँ, ऐसे है ना कि मे बी हम लोग कैसे इंडिविजुअल्स को ये करते हैं, वी डिफाइन देम कि हाँ सलोनी इज़ वेरी कूल, मयूरी मैम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, और वो ही इज़ वेरी एंग्री. तो हम कैसे पिक्यूलैरिटीज जो है नेचर की हम ऐसे बताते हैं. वी मेक इट वेरी दिस थिंग एविडेंट कि ये ऐसा है. मतलब वी डिफाइन द पर्सन विद दैट पिक्यूलैरिटी. तो ऑटिज्म ये पिक्यूलैरिटी नहीं बननी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की. मतलब ये ऑटिस्टिक है ये पिक्यूलैरिटी, रादर इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज़ हैविंग सो मेनी क्वालिटीज. उसमें से एक है पार्ट ही इज़ ऑटिस्टिक ऑल्सो, ही इज़ ऑन स्पेक्ट्रम ऑल्सो. ये अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में जब आ जाता है ना, या फिर कलीग्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनमें आ जाता है ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि यू आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर इन द मेकिंग ऑफ अ वेरी डिस्टर्ब्ड पर्सनैलिटी, और हम कहीं ना कहीं उसका एक भाग बन जाते हैं एज अ सोसाइटी. कि वो बच्चा तो बहुत हंस खेल के बच्चा बड़ा होना चाहता था, सारे बच्चों जैसा, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव था, थोड़ा सा ऐसा था वैसा था, लेकिन हमने वो जज कर करके, हमने वो बम्बार्ड कर करके उसे कुछ गलत बना दिया. तो दैट थिंग शुड नॉट हैपन. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है छोटी सी, बस उतना आप करो. हर बच्चा, बिकॉज दीज आर गिफ्टेड चिल्ड्रन सलोनी, दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैनॉट इवन इमेजिन. एक बच्चा 500 पीसेस के पजल सॉल्व करता है 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में बैठकर. इज इट अ जोक? एक बच्चा गीता के 18 अध्याय एक के बाद एक बोलकर दिखाता है, बट स्पीच नहीं है उसका, स्पीच लिमिटेड है,
बट ये चैंटिंग गीता, भगवत गीता, ही इज एबल टू. इज इट अ जोक? सो दे आर सो वेल गिफ्टेड. तो क्यों जज करें उनको छोटी छोटी चीजों में जहां पर वो नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें सक्सेसफुल बनाना ये भी गोल है. दैट वन हैज टू कीप इट इन माइंड. मयूरी जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं लोगों से चैनल पे. आई वुड नीड योर हेल्प टू गेट आंसर्स टू दीज. आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Hi, I'm 33 years old and my child has been diagnosed with autism recently. He's 4 years old. I want to ask, is it because of my poor parenting style that caused him that? Absolutely not. Poor parenting cannot cause autism. Basically, autism has got a very strong genetic or environmental or heredity base. So when I say my child is on spectrum, it is there since birth. So my advice to this mother is not to be guilty and absolutely shouldn't think that my poor parenting techniques has evolved autism in my child. No mother can be a bad mother, is a bad mother, I am telling you. Hi, मेरा नाम नील है. My nephew is autistic and recently वो अपनी मदर के साथ हमारे साथ शिफ्ट हुए हैं. He is 8 years old. हम कैसे उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? 8-year-old यानी बच्चा अभी थोड़ा एडोलेसेंट स्टेज में जाने वाला है. ओके, तो सबसे पहले इस एज में एनर्जी लेवल्स ऑफ द चिल्ड्रन दे आर वेरी हाई. तो बच्चे को फिजिकल एक्सर्शन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ में दिन के 2 या 3 घंटा इन्वॉल्व करना, ये तो सबसे पहली बात है. और सेफ एनवायरनमेंट की बात अगर आप कहेंगे तो घर एक सेफ एनवायरनमेंट ही है. आप ऑलरेडी उसे एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हो. लेकिन अगर बच्चा वर्बल नहीं है या फिर लिमिटेड उसके आउटकम्स है स्पीच, थोड़ा विजिलेंस रखना कि उसकी कंपनी में कौन कौन है, वो किन के साथ मिक्स हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, अगर स्कूल जा रहा है तो हु ऑल आर सराउंडेड बाय हिम. छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना, बस उतना काफ़ी है. अदरवाइज अच्छे से नर्चर करेंगे विद द राइट अप्रोच, अगर ध्यान में रखेंगे, उसके लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना शुरू करोगे तो बेटर क्या कहते हैं, ही विल बी अ गुड परफॉर्मर ऑल्सो. बट उसके सेफ्टी की चिंता आपकी दिन ब दिन कम होती जाएगी. ही विल बी सेल्फ सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. Hi, I'm Naina. I have a child with autism. He's 13 years old and we live in a joint family. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, हम एक significant behavior change देख रहे हैं, जिसके कारण घर में बहुत verbal arguments होते हैं. How can I make a safe environment in such situation? Leaving the family is not an option. बच्चा 13 ईयर्स का है यानी इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू हिज प्यूबर्टल स्टेज. जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि इफ़ विथ राइट अप्रोच you cater the child, you nurture the child, it will be a very important phase of your child. It will be most productive and creative. Okay, child will gain lot of things in this age. लेकिन एक ध्यान में रखना है कि जब बच्चा प्यूबर्टल फेजेस से जाता है तो बहुत सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं. And these fluctuations, they cause ups and downs in his moods, or it can aggravate the meltdowns also. और जहाँ तक कि अभी फैमिली का सवाल है, जॉइंट फैमिली, जहाँ पर उसके नर्चरिंग को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एंड ऑल, सो आई ऑलवेज से टू अ मदर, बी लिटिल सेल्फिश. थिंक अबाउट अल्टीमेट सेल्फिश goal that you want to achieve. And what is that ultimate selfish goal? To nurture your child, to progress your child, to develop your child in the right. और उसके लिए आपको सभी लोगों की ज़रूरत है. अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आपकी ओर से डेवलप करना शुरू करो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बाकी के लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मे बी योर इन लॉज, दादा है, दादी है, जो फिर बड़े लोग हैं, जिनको समझाना इट इज़ नॉट दैट ईजी एज इट इज़ ईजी टू मेक यू अंडरस्टैंड. दूसरी बात, उनका मोल्ड होना भी नेचर को लेकर, उनके खुद के स्वभाव को लेकर, इट इज़ नॉट ईजी दैट हाउ इजीली यू कैन मोल्ड योर सेल्फ.
तो बच्चे के प्रोग्रेस के लिए सभी लोग ज़रूरतमंद है। प्यार से समझाओ, अगर प्रॉपर अप्रोच फॉलो कर रहे हो, ठीक से इम्प्रूव कर रहे हो बच्चों को, तो सबकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ और उसका क्रेडिट उन्हें देना शुरू करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज शायद भले दादी कोई सेशन ना ले पाए बच्चे के साथ, या फिर कोई एक्टिविटी ना करवा पाए, या कुछ बड़ी कुछ चीज़ें ना करवा पाए, लेकिन अगर वो खाना खिला देती है बच्चे को, या फिर सुला लेती है, या फिर उसको थोड़ा सा कहीं लेकर जाती है, उसकी केयर करती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थोड़ा एक्नॉलेज करना है चीज़ों को, और एक ही ध्यान में रखना है कि अगर कोई मोल्ड हो सकता है तो वो मैं हूँ, और वह मेरे बच्चे के लिए मोल्ड हो जाऊंगी। आई ऑलवेज से दैट ये फैमिली जब थोड़े से डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर ये होते हैं, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उनको ठीक तरीके से यूटिलाइज करो। अपने पर्सनल ईगोज थोड़े बाजू में रखो, फॉर अ टाइम बीइंग, नॉट फॉर अ टाइम बीइंग, आई विल से कंप्लीटली थोड़े बाजू में रखो। पर्सनल ईगोज है, पर्सनल व्यूज है, अल्टीमेटली सबको मिलकर बच्चे पे काम करना है। एक फोकस रहे, एक टारगेट रहे, चीज़ें आसान हो जाती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट जस्ट प्रीचिंग, आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिकल टिप। My husband does not want another child because our first child has autism. What are the chances of a second child developing autism? It is not fully proven that if your first child is autistic, your second child will be autistic, or it is not even proven that he will not be autistic. So it's always 50-50% chances. लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि सिबलिंग जो होता है ना, द सिबलिंग बॉन्डिंग या फिर सिबलिंग होना, इस केस में ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आई रिमेंबर अरुला में आई थिंक अराउंड अब तक एक 23 to 25 मदर्स होंगी जिन्होंने सेकेंड बेबी का ये किया है। मतलब दे वर वेरी अगेंस्ट कि एक ही बच्चा हैंडल नहीं हो पा रहा है, कैसे दूसरे का। लेकिन द वे चाइल्ड स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग एंड ऑल, and we advise them कि now it's a time that child is requiring, he has a need of a sibling, because siblings are the assets. हमें बच्चे को जिसको ऑटिज्म है उसे डेवलप करने के लिए these younger ones या फिर elder one जो भी हो, they are utilized as an assets, they can be utilized। और वो इतना बड़ा एसेट है कि सारी चीज़ें, मतलब बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट से लेकर इमोशनल डेवलपमेंट तक सब कुछ आप एक सिबलिंग यानी एक भाई एक बहन उससे अचीव कर पाते हैं। तो डर रखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि बच्चा अगर अच्छा डेवलप हो रहा है, बच्चा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी फोकस करना है, जो बच्चा है जिसको ऑटिज्म है उसे पहले थोड़ा नर्चर करो, उसे राइट डायरेक्शन दो, उसे राइट पाथ दो डेवलपमेंट का। जैसे डेवलपमेंट देख पाओगी 1-8 साल के अंदर, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू कि गो फॉर द अनदर बेबी, बिकॉज ये नया बेबी बहुत कुछ करने के लिए, बच्चे को डेवलप करने के लिए बहुत मदद करने वाला है, और ये होता है। दैट इज रियली द फैक्ट। My girlfriend's brother has severe autism. What are the odds that our child has autism? There are chances, definitely, because genetic factor is there, and there could be. But as a vigilant parent, once you have that thing in mind कि it can be there, or you are at high risk, your baby is at high risk of getting autism, start working since the beginning so that it will not develop, or it will not take that any devastating you can say form of development. I think what I hear from you is it's not a deal breaker. You can work on it and you can live a beautiful life. I always say कि पेरेंट्स को पहले तो थोड़ा चिल एटीट्यूड बनाना बहुत ज़रूरी है। वी आर सी, आई एम नॉट सेइंग बी केयरलेस और बॉदरलेस, बट इज समथिंग कॉल्ड केयर फ्री, कि चिंता मत करो, डोंट टेक सो मच टेंशन अबाउट द थिंग्स कि क्योंकि क्या द प्रॉब्लम हैपन्स ना सलोनी कि ये गूगल बाबा है ना, बहुत डेंजरस बात है ये, क्योंकि इस पे ना या फिर यूट्यूब पे ऑटिज्म को कैसे ट्रीट करें, गूगल पे ऑटिज्म को क्या, ऑटिज्म के सीवियर चीज़ें ही वो दिखाता है।
पेरेंट्स डर जाते हैं. कितने पेरेंट्स हैं कि ये देखकर डिप्रेशन में चले गए. बच्चे को है तो कुछ नहीं, बच्चा इज वंडरफुल, लेकिन उसे ऑटिज्म डायग्नोस हुआ है और वो ऐसा ही होगा आगे जाके. ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्ट्स या फिर प्री डिस्पोजिंग उनका माइंड हो जाता है, डिस्पोज करते हैं वो. दे कीप इट प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स उनके बन जाते हैं ये, और उसी नज़र से वो देखना शुरू करते हैं. ये सोशल मीडिया, पहले तो ना सोशल मीडिया को थोड़ा बैन करो. बैन मतलब मत रहो उसमें. मैं जानती हूँ सोशल मीडिया में कम्युनिटी होती है, ऑटिज्म होता है, सब लोग शेयर करते हैं, चीज़ें हैं. आजकल मैं बहुत देखती हूँ कि पेरेंट्स उठकर माई ऑटिस्टिक चाइल्ड एंड मी, द स्ट्रगल्स एंड दैट एवरीथिंग व्हाट वी आर फेसिंग, एंड ये बहुत ओपनली बोलते हैं. यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है. तो हर जो नई माँ है, नई मतलब नए से डायग्नोस हुआ है, तो वो देखती है कि अरे यही फ्यूचर है क्या मेरे बच्चे का. वो डर जाती है, वो बाप डर जाता है. तो पहले से इसमें से बाहर निकलो. ये जो रिसर्च करना है ना आपका फालतू का रिसर्च, वो पहले बंद करो. अरुला वेबसाइट पे जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन वहां से ले लो. नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन. और ये सी इंटरनेट पे हाई क्वालिटी, मीडियम, लो क्वालिटी, बकवास, मिस इन्फॉर्मेशन सब कुछ है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द सोर्स, कि कहाँ जाके पढ़े, कहाँ से शुरू करें. आई एम 30 years old. I have autism. I have above average intellectual functioning. However, I experience severe burnout and struggle with changes to my routine, like altering my clothing or hairstyle. Feedback is super hard for me to handle and really affects my confidence. There are days when coping is really tough. How can I build a support system at work without revealing my autism? There is something concept called as masking the condition. ये यंग अडल्ट होते हैं, टीनेज से ही वो सीखते हैं अच्छे से हाउ टू मास्क द थिंग्स, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड इन दिस वे ऑफ मास्किंग, इन दिस वे ऑफ forming compensatory reactions, compensatory methods to mask your condition, how much struggle you are doing, how much fatigue you are gaining, how much you are exhausting, and that is giving rise to the meltdowns and burnouts that you are saying. It is not your condition, it is The that you masking. are masking it, you are not revealing. I'm not saying go on telling everyone, it's not that thing, but you are closed ones. क्योंकि अगर अच्छे किसी दोस्त को कहा, कलीग को कहा, वो बता देता है कि अरे भाई उसको है, ही इज ऑन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना. अगर कुछ करके इफ आई एम कंफर्टेबल in that particular group and people are not judging me, as long as that is happening, it is okay. But maybe, Mayuri ji, the experience of sharing has been not good in the past. Here, very good. Right? For that person to finally realize कि यार दुनिया वालों को स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे हैंडल करना है तो आता ही नहीं है. उनको तो बस बुली करना आता है या एक बॉक्स में डालने आता है कि ये तो स्पेशल है, इस तो नॉर्मल नहीं है, तो मैं छुपा लूँ वो बेहतर है, एटलीस्ट मुझे नॉर्मली देखेंगे तो सही. I'm telling you, I'm coming down to that this thing. यहाँ पर best tactics or the best thing that this person can do is be selective in masking. Be selective. मतलब कैसे है कि there are certain people in the world where you can tell about. You start selecting those people and don't be open to everyone. I'm really telling you, because this experience every mother goes through when the child is developing. It is happening with Devahuti also. Devahuti asks me many of the times, Mama, I mask sometimes. Very good. If you're successful in masking and it is not hampering your mental health, your perception towards your condition, then well, go on. If it's not exhausting you, if it is not fatiguing you, it is not hampering your day-to-day rituals, then go on doing, no problem. But the moment you see that I am not telling, but still people are judging me and they're taking me, considering me as a normal, they're judging me more, or they have know that quotient of empathy, then you are in soup.
you are in trouble. Because that will increase that apprehension in you. कि अरे इसको अगर पता होता तो, या फिर if he could have understood me, if could have, having little empathy towards the things, how can he say that, how can she say that to me, and that too in the group and all. You should not be like every time masking, क्योंकि ये एक insecurity तुम में ही पैदा करेगा, और you will not realize that कि autism is my, you can say, I am achieving, it's in a way it's a blessing to me. I always say gifted होते हैं children, they are superiorly gifted. Hi, I'm 23 and have been caring for my neurodivergent mom since childhood. I often feel like I missed out on things other kids did, and now I struggle with burnout and balancing my life with caring for her. How can I manage my time without leaving her out? See, as a child, I can imagine. I mean, though mama is neurodivergent and everything, but this child has gone through a lot since the childhood. And because he loves a lot, he loves his mom a lot, he's caring and he's asking कि यार मेरा भी पेशेंस छूट जाता है कभी कभी, मैं भी बर्न आउट हो जाता हूँ, मैं भी ऐसा, मैं कैसे हैंडल करूँ. कुछ बात नहीं है, बर्न आउट हो जाते हो जाओ, पेशेंस छूट जाता है, जस्ट maintain distance, be distant at that point of time. She is lacking in coping mechanism. You understood that कि पता है प्रॉब्लम है माँ का, उसके अप्स एंड डाउन्स काफ़ी होते हैं, बट एट द एंड यू आर ऑल्सो एन इंडिविजुअल हैविंग इमोशंस. आपकी भी एक लिमिट होती है, कहाँ तक एडजस्ट करे, कहाँ तक डाइजेस्ट करे, कहाँ तक ये करे. जहाँ पर लगे कि मुझे अभी नहीं हो रहा है, टेक अ ब्रेक. Take a break means what? It's not that leave your mom and go, but involved in some activity, your own foci in your life. Just have those foci ready. I mean, suppose your hobbies, your you can say the people around you who are understanding you, who know your condition well. Just be expressive and go and talk about it. Share it to people, and that will be enough. आई होप कि आज के एपिसोड के बाद बहुत सारे लोग जिन्हें कोई भी एक्सपोजर नहीं था ऑटिज्म को लेके, इस फील्ड को लेके, आई थिंक कुछ अवेयरनेस क्रिएट हुई है. आई थिंक हमें वी विल नो हाउ टू डील विद पीपल अराउंड अस एज नेबर्स, एज कोवर्कर्स. और अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो ये एपिसोड बहुत ही यूजफुल था, एंड आई वुड रियली रेकमेंड पीपल टू एक्सप्लोर the amazing foundation that you have created. I think आप सिर्फ इस फील्ड के एक एक्सपर्ट, एक क्लिनिशियन या एक पैरामेडिकल एक्सपर्ट नहीं है. यू आर अ मॉम हु sort of nurtured and raised your child through this. So there cannot be a better combination for someone doing this. Thank you so much, Mayuri ji. Thanks a lot for coming and sharing this. Thanks a lot, Team Traya, to invite me, to giving me this platform to express myself. Or I just pray to Almighty that people who are, you can say, seeking help, they should get the right direction and right approach right here. Thanks a lot. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट कीजिए. अगर आपको व्हाट द हेल्थ के और पॉडकास्ट देखने हो तो ट्राया हेल्थ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. लिसन टू द पॉडकास्ट ऑन Amazon Music included with your Prime membership.